नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए दिन भर की 3 बड़ी खबरों का विश्लेषण। और इसके पहले कि मैं प्रोग्राम शुरू करूं, आपको याद दिलाना चाहती हूं कि अगर आपने गूगल प्ले स्टोर से सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। आज की मेरी स्टोरी लिस्ट में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर है, जो हमारी पहली खबर है। बदायूं जो उत्तर प्रदेश में है, वहां से एक 50 साल की महिला जो कि एक आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता थी, उसके साथ गैंगरेप और बाद में फिर उसकी हत्या का मामला सामने आया है। बहुत ही एक दर्दनाक केस है, इसके डिटेल्स आपको बताऊंगी। हमारी दूसरी खबर है किस तरीके से दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में मंदिर की राजनीति एक बार फिर से गर्मा चुकी है, जिसकी वजह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल आमने सामने हैं। क्या है ये केस और किस तरीके की राजनीति चांदनी चौक में नजर आ रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और तीसरी खबर जुड़ी हुई है किसान आंदोलन से को लेकर, जहां पर आज सुप्रीम कोर्ट जो कि बहुत सारी याचिकाओं को सुन रहा था जो कृषि कानून को लेकर है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक गहरी चिंता जताई है और अगली सुनवाई इस मामले में 11 जनवरी को होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की पहली खबर से। बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिससे आपका दिल दहल जाएगा। हालांकि इस तरीके की खबरें भारत में अक्सर सुनाई पड़ती हैं कि किस तरीके से और किस दर्दनाक तरीके से महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। कई केसेस में बलात्कार के बाद हत्या भी कर दी जाती है। अभी थोड़े ही दिन पहले आपने देखा था उत्तर प्रदेश में हाथरस रेप सामने आया था, जिस तरीके से हाथरस में एक दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ और फिर थोड़े दिनों बाद उस लड़की की मौत हो गई। अब फिर से एक मामला सामने आया है जो कि 50 साल की एक आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता थी, बदायूं की रहने वाली थी, और उसके साथ एक ऐसा मामला है जहां पर ये जो महिला थी वो मंदिर जाती थी और अक्सर उस रोज मंदिर नियमित रूप से जाती थी। और ये बताया जा रहा है कि रविवार को जब वो मंदिर गई तो वहां मंदिर शाम 5 बजे वो गई और रात को 11 बजे तक वो नहीं लौटी थी। और ये बताया जा रहा है कि जो मंदिर का पंडित था, यानी कि जो महंत थे मंदिर के, और उसके साथ 2 लोग और थे जो उनके डिसाइपल्स या डेवोटीज थे, उनका भी नाम सामने आ रहा है। और जिस तरीके का हादसा सामने नजर आया है कि ये जो महिला थी उसके साथ इस पंडित ने, यानी कि महंत, और उसके साथ 2 और लोग थे जिन्होंने उस महिला के साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद जो महिला के प्राइवेट पार्ट्स थे उस पर काफी घाव किया, और ये बताया जा रहा है कि लोहे की रॉड को अंदर इंसर्ट किया महिला के प्राइवेट पार्ट्स में। और उसके बाद जब उसकी ब्लीडिंग शुरू हुई, जब खून बहना शुरू हुआ, तो एक कपड़े से उसको इन आरोपियों ने उस ब्लीडिंग को बंद करने की कोशिश की थी। और जो महिला मूर्छित अवस्था में थी, और ये जो तीनों आरोपी थे, इन्होंने वो महिला को लेकर गए और उसके घर के सामने उसके शव को फेंक दिया। अब अगर महिला का जो पति है उसके बयान की अगर हम माने, तो महिला के पति का ये कहना है कि जब उसकी बॉडी महिला की जब पहुंची थी तो ऐसा लगता था कि उसमें जान थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसकी मौत हो गई। और घर वालों ने भी ये देखा कि जो उसका लोअर एब्डोमेन था महिला का, उस पर एक येलो कलर की शीट डाली गई, एक पीला चादर डाला गया, और तुरंत वो जो लोअर हाफ ऑफ द बॉडी था वो पूरा खून से लथपथ हो चुका था। लेकिन जो इस समय सबसे बिल्कुल जो एक निर्भया का अगर आप केस याद करें 2016 का, तो कुछ ऐसे ही इस तरीके से एक बर्बरता सामने आई थी। कितना दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक केस सामने आया था, कुछ उसी की याद दिलाता है ये जो 50 साल की महिला का जो बलात्कार कांड है ये हुआ है। लेकिन हर बलात्कार की कहानी होती है। जब भी कोई बलात्कार होता है हम आपके सामने आकर आपसे कहते हैं कि पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। हाथरस का केस था, उस समय भी मैंने आपको बताया था कि पुलिस FIR दर्ज समय पर नहीं करती, चाहे वो हाथरस का केस हो, उसके बाद बुलंदशहर हुआ, आजमगढ़ हुआ, और जहां पर एक 8-9 साल की बच्ची का मामला सामने आया था। और आज फिर से वही गलती यूपी की पुलिस ने की है। इस महिला का जो बलात्कार हुआ उसमें FIR 17 घंटे बाद FIR दर्ज की गई, वो भी तब जब जो महिला के घर वाले हैं वो बिल्कुल पुलिस स्टेशन के बिल्कुल दरवाजे पर खड़े हो गए, उन्होंने शोर मचाना शुरू किया।
तो तब जाके एफआईआर दर्ज की गई है और पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में ये पाया गया कि जो महिला के प्राइवेट पार्ट्स थे उसमें काफी घाव थे, और ये जब चीजें सामने निकल कर आई तो पुलिस को लगा कि अब एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। तो इसमें जो 3 आरोपी हैं उनके खिलाफ अंडर सेक्शंस 376D यानी कि गैंगरेप का मामला है, 302 यानी कि मर्डर का केस अंडर आईपीसी उघाईटी पुलिस स्टेशन में इस केस को दर्ज किया गया है। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि अभी हाथरस बलात्कार कांड की आग अभी ठंडी ही नहीं हुई थी। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि उसके बाद भी कई केसेस सामने आए हैं, जैसे कि आजमगढ़ का मामला था, बुलंदशहर का मामला था, और यूपी की अगर हम क्राइम रिकॉर्ड्स की बात करें तो महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो बिल्कुल, अगर आप एनसीआरबी की रिपोर्ट देखें तो सबसे ज्यादा मामले यूपी में ही रजिस्टर हुए हैं। तो क्या कारण है कि पुलिस इतनी असंवेदनशील है? पुलिस समय पर क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करती? हर बलात्कार के बाद हम ये सवाल खड़े करते हैं कि पुलिस समय पर एफआईआर नहीं दर्ज करती। तो हमेशा जो पुलिस की मंशा है, जो एक थाने की अगर आप पूरी टोपोग्राफी देखें तो ऐसा लगता है कि हर पुलिस ऑफिसर, चाहे वो एसएचओ हो वहां का, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि एफआईआर न दर्ज की जाए, क्योंकि अगर एफआईआर दर्ज की जाएगी तो आपके रजिस्टर्स में वो रिकॉर्ड आ जाएगा, यानी कि आपके इलाके में एक और बलात्कार का मामला दर्ज हो जाएगा और फिर आपसे पूछताछ की जाएगी। सरकार आपसे पूछेगी कि भाई आप कानून व्यवस्था में क्या कर रहे हैं, बलात्कार की घटनाएं सामने क्यों आ रही हैं। तो इस चीज को नजरअंदाज करती हुई जितनी भी राज्यों की पुलिस है, आपने देखा है कि हमेशा एफआईआर दर्ज करने में देरी ही होती है। और दर्ज कब होती है? जब उस पर प्रेशर पड़ता है, चाहे वो घर वालों से, चाहे गांव वालों से, चाहे वहां के लोकल रेजिडेंट्स की तरफ से या मीडिया के प्रेशर से, तब जाकर पुलिस की आंखें खुलती है। यानी कि सारे कानून जो कि निर्भया कांड के बाद बनाए गए और ये कहा गया कि पूरे सिस्टम को हमने ज्यादा सेंसिटाइज किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो बर्बरता है समाज की वो बढ़ती ही जा रही है। चाहे वो हाथरस का मामला हो, आज आपने देखा कि किस तरीके से बर्बरता बढ़ गई है। हैदराबाद का एक रेप केस आपने देखा था, जिस तरीके से जो रेप अक्यूज थे उन्होंने लाश को जला ही दिया उस डॉक्टर को। तो यानी कि जैसे जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे कानून बेहतर हो रहे हैं, हमारे समाज का जो ताना बाना है वो बेहतर होता चला जा रहा है, तो जो मानसिकता है रेप अक्यूज की, यानी कि जो बलात्कार के जो आरोपी हैं उनकी मानसिकता का क्या, और वो मानसिकता कहां से आती है? वो आती है आप मेल अपब्रिंगिंग अपने परिवारों में कैसे करते हैं। हम गर्ल्स की माइंडसेट को चेंज करने के लिए कहते हैं, हम कहते हैं कि लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती रात 11 बजे, लड़कियों ने ऐसे कपड़े पहने, लेकिन आज भी मेल्स की अपब्रिंगिंग का फोकस किसी परिवार में नहीं होता है कि मेल्स को हम कैसे सेंसिटाइज करें कि वो महिलाओं का सम्मान करें, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सोचें। और ज्यादा दूर मत जाइए, हम योगी सरकार की बात करते हैं। हाथरस जब रेप सामने आया था, उस इंसिडेंट के बाद योगी सरकार ने एक मिशन शक्ति लॉन्च किया था और उस मिशन शक्ति का ऑब्जेक्टिव यही था कि महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा को बिल्कुल आगे से आगे रखना है, और सेफ्टी वॉज द ओनली ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस मिशन। तो आज क्या हो रहा है उस शक्ति मिशन का, और क्या वो सिर्फ खोखले एक वायदे थे योगी सरकार के? और इस मिशन के तहत ये कहा गया था कि हम अलग अलग कंप्लेंट रूम्स बनाएंगे, 1500 सेपरेट कंप्लेंट रूम बनेंगे जिसमें कि जो विक्टिम्स हैं वो आके अपने कंप्लेंट्स को दर्ज करा सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बदायूं का जो ये उघाईटी पुलिस स्टेशन का जो केस है वो क्या दर्शाता है कि महिला कि परिवार वाले जब कंप्लेन लिखाने के लिए गए तो पुलिस ने तो एफआईआर दर्ज ही नहीं की। यानी कि मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आप जितने भी मिशन शक्ति बना दीजिए, जितने भी आप सिस्टम्स को स्ट्रेंथन कर लीजिए, लेकिन जब तक पुलिस उसका एनफोर्समेंट नहीं करेगी तो सिस्टम कहां से ठीक होगा। एक अगर आपको डेटरेंट पैदा करना है समाज में कि लोगों की बलात्कारियों के लिए एक सबक हो, तो ऐसा लगता है कि फांसी भी इन बलात्कारियों के लिए कोई असर नहीं डालती है। एटलीस्ट ऐसा तो लगता है कि जिस तरीके से बर्बरता समाज में बढ़ती जा रही है। और जहां तक आपने क्राइम रिकॉर्ड की जो मैं बात कर रही थी, एनसीआरबी का अगर आप डेटा देखें तो 2019 में यूपी में 87 मामले सामने आए थे, 87 रेप केसेस इन 2019 ओनली इन उत्तर प्रदेश। और जो कि अगर परसेंटेज में आप कन्वर्ट करें तो ये 7% की बढ़त है यूपी में। तो यानी कि आप मिशन शक्ति चाहे जितने भी लॉन्च कर लीजिए, लेकिन जब तक इन्फोर्समेंट कड़े तरीके से नहीं होगा, और मानसिकता, सबसे ज्यादा मानसिकता है कि जब तक आप उस मानसिकता को नहीं बदलेंगे तो उससे
कोई भी हल निकलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। बहरहाल एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण केस है ये बदायूं का। इसके पहले भी एक बार हमने बदायूं में एक केस देखा था, लेकिन अभी जो इसमें 3 जो आरोपी बताए जा रहे हैं, जो पंडित है यानी कि महंत, वो अभी गायब है। इसमें अभी एक ही बंदे को गिरफ्तार किया गया है और 2 अभी गायब हैं। पुलिस ने इसको लेकर अभी छानबीन शुरू की है, उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं कि कहाँ है वो, कहाँ पे भाग गए हैं। लेकिन फिलहाल जो उगैटी पुलिस स्टेशन था उसके जो SHO हैं, उन्होंने एक कांस्टेबल को यहाँ पर सस्पेंड किया है क्योंकि जिसने FIR दर्ज नहीं की थी। तो सिर्फ सस्पेंशन से एक बलात्कार जो विक्टिम है उसको न्याय नहीं मिल सकता है। यहां पर पूरे सिस्टम का सवाल है, पूरी इन्फोर्समेंट का सवाल है और किस तरीके से पॉलिटिकल विल का भी सवाल है कि पॉलिटिकल विल में आज सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने महत्वपूर्ण है, कितने सिग्निफिकेंट है, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस पूरे सिस्टम से गायब है। और तब तक ये सवाल बार बार मोदी सरकार से पूछा जाता रहेगा कि ऐसे कितने हाथरस के बलात्कार होते रहेंगे, ऐसे कितने बदायूं के केसेस सामने आएंगे। इस महिला का पति, इस महिला का एक बेटा है जो कि सामने आया, उसने प्रेस से बातचीत की और उसने कहा कि बहुत ही बुरी तरीके से उसको, उसकी मां को मारा गया है। तो पहले बलात्कार हुआ, फिर उसकी हत्या कर दी गई। तो जो ये बर्बरता सामने आई है, आज इसका जवाब कौन देगा? क्या पुलिस देगी, क्या योगी की सरकार देगी, या फिर केंद्र सरकार देगी कि ये जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है ये दिन पर दिन इतने बढ़ते क्यों जा रहे हैं? हम महिला की सुरक्षा, महिला का सम्मान, हम इसकी बात करते हैं, लेकिन आज ये सारे वायदे खोखले ही नजर आते हैं। इस पर आपका क्या सोचना है? फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। बात करते हैं किस तरीके से एक मंदिर की राजनीति इस समय दिल्ली के चांदनी चौक में नजर आ रही है। जी हां, 100 साल पुराना हनुमान मंदिर था और उस मंदिर को तोड़ दिया गया, ये कहते हुए कि ये दिल्ली के चांदनी चौक का ब्यूटिफिकेशन प्लान था, यानी कि उसका जो उसको सुंदर बनाने का जो पूरा प्लान था, उसके तहत इस मंदिर को तोड़ा गया। अब इसको लेकर जमकर राजनीति हो रही है और आप सभी को पता है कि बीजेपी अपने आप को हिंदुओं की पार्टी कहती है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस मंदिर के टूटने के बाद आम आदमी पार्टी भी अपने आप को एक हनुमान भक्त पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है। ये बार बार कहने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी है जो हिंदुओं की पार्टी अपने आप को कहती है, उसका असली चेहरा सामने आया है और बीजेपी ने खुद इस मंदिर को तोड़वाया है। अब ये किस बेसिस पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, अब आपको बताते हैं। आपके जो वरिष्ठ नेता हैं और दिल्ली नगर निगम के जो प्रभारी हैं दुर्गेश पाठक, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि हिंदुओं की पार्टी जो बीजेपी है वो अपने आप को हिंदुओं की पार्टी बताती है, लेकिन उसका असली चेहरा सामने आ गया है। और उधर बीजेपी के जो प्रवक्ता है प्रवीण शंकर कपूर, उन्होंने एक पत्र लिखा है अरविंद केजरीवाल को और कहा है कि आपकी जो नॉर्थ MCD जो बीजेपी शासित है उसकी वजह से ये मंदिर टूटा है और अब दिल्ली सरकार को ये मंदिर वापस बनवाना चाहिए। इस बीच जो NDMC के आयुक्त थे, उन्होंने कहा था कि धार्मिक समिति, जो हर सरकार में एक धार्मिक समिति होती है, वो ऐसे मामलों की समीक्षा नहीं कर सकती है। और ये जो मंदिर था ये अतिक्रमण हो रहा था, जो आपका मेन जो लैंड था उस पर एनक्रोचमेंट था, उसका अतिक्रमण था और इस वजह से हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया और उस हाईकोर्ट का पालन हुआ और इस मंदिर को ढहा दिया गया, ऐसा NDMC के आयुक्त का कहना है। अब इसको लेकर जमकर राजनीति हो रही है। VHP, बजरंग दल के सारे लोग उस मंदिर का जो पूरा स्पॉट है, एक पीपल का पेड़ है, उसको वहां पे चारों तरफ उसकी बैरिकेडिंग कर दी गई है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग वहां पर स्लोगनियरिंग कर रहे हैं और स्लोगन्स में क्या बोल रहे हैं कि ये जो 100 साल पुराना मंदिर था, अब मंदिर दोबारा बनना चाहिए, हमें मंदिर वापस चाहिए। तो एक दिन आम आदमी पार्टी के लोग हमें मंदिर चाहिए के स्लोगन्स लगाते हैं, दूसरे दिन बीजेपी के यानी कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग इस बात को कहते हैं कि हमें मंदिर चाहिए। तो कुल मिलाकर अब इस पर राजनीति काफी गर्म हो गई है। अब आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में 29 सितंबर को एक अपना ऑब्जर्वेशन दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा था कि धर्म के नाम पर कोई भी अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप 2011 का सेंसस देखें तो 2011 के सेंसस के हिसाब से हर 1000
902 नागरिकों में एक अस्पताल या क्लिनिक आपको मिलता है। लेकिन अगर हम धार्मिक स्थलों की बात करते हैं तो हर 400 नागरिक पर एक धार्मिक स्थल है। और ये धार्मिक स्थल सिर्फ हिंदू, मुसलमान या क्रिश्चियंस पर सीमित नहीं है, लेकिन धार्मिक स्थल है। every 400 citizens there is one religious structure which exists in India। ये ऐसा 2011 के सेंसस में सामने नजर आया है। हमारी केंद्र सरकार क्या बात करती है? मोदी जी ने भी ये बोला कि पहले शौचालय फिर देवालय। तो अगर ऐसा ये स्लोगन है सरकार का, तो आज सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर के पीछे इतनी राजनीति क्यों हो रही है। ये तो बात साफ है कि ये जो दोनों पार्टीज हैं ये अपने आप को हिंदुओं का पैरोकार बताती हैं। ये बताती हैं कि हिंदुओं का जो वोट बैंक है इनके लिए इंपॉर्टेंट है। आज दोनों पार्टीज, चाहे वो बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, वो विकास के मुद्दे की बात नहीं कर रही हैं। उनका जो ब्यूटिफिकेशन प्लान है, चांदनी चौक का विकास कैसे होगा, वो विकास का मुद्दा पीछे छूट गया है। और आगे इस समय मुद्दा क्या है? मंदिर को बनाने का। आम आदमी पार्टी भी इस बात को कह रही है कि मंदिर को दोबारा बनाया जाए, बीजेपी भी ये कह रही है कि मंदिर को दोबारा बनाया जाए। लेकिन दोनों पार्टीज इस बात की बात नहीं कर रही हैं कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था, जो ब्यूटिफिकेशन प्लान था, उसके तहत इस स्ट्रक्चर को हटाना चाहिए था। लेकिन वो मुद्दा पूरा पीछे चला गया है। तो कहीं ना कहीं आज सवाल ये बड़ा खड़ा होता है कि चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, आज विकास की जिम्मेदारी ये दोनों पार्टीज क्यों नहीं ले रही हैं? आज क्या इनके लिए ज्यादा जरूरी है कि अपने आप को ये बताएं कि ये हिंदुओं की पार्टी है? बीजेपी तो इस बात को कहती थी, अब आम आदमी पार्टी भी इसमें शामिल हो गई है और ये कह रही है कि ये देखिए, ये हनुमान मंदिर के साथ ये गलत हुआ, इसका ध्वस्तीकरण क्यों किया गया। तो ये सारी बातें सामने आ रही हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि बार बार एक एफिडेविट का जिक्र किया जा रहा है और उसमें बार बार ये बोला जा रहा है कि जो सच्चाई है इस पूरे मामले की, जो टेम्पल ये डिमोलिश किया गया है, दिल्ली गवर्नमेंट का जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उसने एक एप्लीकेशन फाइल की थी हाई कोर्ट में और उसकी डेट है अक्टूबर 22, 2019। और उसमें उन्होंने कहा था कि हाई कोर्ट को एक डायरेक्शन देना चाहिए कि इस मंदिर को गिराया जाए। यानी कि अगर आपकी बात करें, यानी कि आम आदमी पार्टी की बात करें, तो उनका कुल मिलाकर ये कहना है कि जो नॉर्थ एमसीडी है, यानी कि उत्तरी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है, जो कि बीजेपी शासित है, ये उनकी वजह से इस मंदिर को ढहाया गया है। और बीजेपी का ये कहना है कि अगर अरविंद केजरीवाल चाहते तो उनकी धार्मिक कमेटी इस बात की समीक्षा कर सकती थी और इस चीज को बचा सकती थी। यानी कि दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं इस बात का। तो आज सवाल यही खड़ा होता है कि इस समय विकास की बात जब इलेक्शंस होते हैं तो अरविंद केजरीवाल अपने आप को बहुत बड़ा हनुमान भक्त बताते हैं, चुनाव होता है तो बीजेपी विकास की बात करती है। लेकिन जब राजनीतिक वोट बैंक की बात आती है तो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, वो सारी ऐसा लगता है कि एक ही नदी के पानी बन जाते हैं। अब देखिए जिस तरीके से जो राजनीतिकरण शुरू हुआ है इस हनुमान मंदिर के बारे में, 100 साल पुराना मंदिर है और आज दोनों पार्टीज इस बात को कह रही हैं कि नहीं, दोनों एक दूसरे को अक्यूज करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी वजह से इस मंदिर का ध्वस्तीकरण हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि विकास का जो मुद्दा है, विकास का प्लान है, जो ब्यूटिफिकेशन प्लान है चांदनी चौक का, ये दोनों पार्टीज इस समय नहीं कर रही हैं। तो यानी कि विकास का मुद्दा छोटा पड़ गया है और मंदिर तोड़, सवाल यह है कि मंदिर तोड़ विकास या विकास तोड़ मंदिर। अब आप इस पे बताइएगा कि आपका क्या फीडबैक है और मैं आगे चलती हूं। बात करते हैं अब किसान आंदोलन की। आज 42वां दिन है किसान आंदोलन का और आपको ध्यान होगा कि कुछ लोगों ने जो कृषि कानून थे उसको चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में और आज शीर्ष अदालत में इन कई जो बैच ऑफ पिटिशंस थे उनकी सुनवाई हुई थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ी चिंता व्यक्त की है। और ये जो जस्टिस एस ए बोबडे यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो बेंच थी, उसने बिल्कुल एग्जैक्टली यही कहा था कि देयर इज नो इम्प्रूवमेंट ऑन द ग्राउंड रिगार्डिंग द फार्मर्स प्रोटेस्ट एंड आई वॉज टोल्ड बाय द सेंटर दैट देयर इज अ हेल्दी टॉक बिटवीन द सेंटर एंड द फार्मर्स। यानी कि जस्टिस बोबडे का ये कहना है कि ग्राउंड सिचुएशन पर जमीनी हकीकत ये है कि कोई भी बात सरकार और किसानों के बीच में बनती हुई नजर नहीं आ रही है। ये ऑब्जर्वेशन जस्टिस बोबडे ने दिया है और क्योंकि सरकार जो अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल, उन्होंने कहा था कि ये एक अच्छा मौका है, इट्स अ गुड चांस दैट द पार्टीज में कम टू अ कंक्लूजन।
और बाद में तुषार मेहता जो सोलिसिटर जनरल हैं उन्होंने भी कहा कि नहीं, बातचीत एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में हो रही है और इसलिए कल क्योंकि जो बातचीत होनी है इसकी वजह से तुषार मेहता ने जस्टिस बोबडे से कहा कि अगर कल इस पूरे मैटर की लिस्टिंग ना हो तो वो ज्यादा बेटर होगा, जिस पर जस्टिस बोबडे ने कहा कि ठीक है, इस पूरे मैटर की जो सुनवाई है वो हम 11 जनवरी को करेंगे, यानी कि ये जो पूरा मैटर है इसकी अब अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी। लेकिन जस्टिस बोबडे का इस बात को कहना कि जमीनी तौर पर जमीन पर जो हकीकत है, ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज, नथिंग इज वर्किंग बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सेंटर, अपने आप में एक स्टोरी बयान करता है। वो क्या स्टोरी है? ऐसा लग रहा है कि जो सरकार और किसानों के बीच में जो बातचीत हो रही है वो बातचीत का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किसानों की क्या डिमांड है? किसानों की डिमांड यह है कि जो तीनों कृषि कानून है उसको वापस लिया जाए, एमएसपी की जो गारंटी बिल है उसको लाया जाए। इसको लेकर आपने देखा था कि जो पिछली जो बातचीत थी 7वीं राउंड की, वो भी इनकंक्लूसिव रही, यानी कि निर्णयात्मक नहीं रही, जबकि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को पूरा भरोसा था इस बात का कि हम एक डिसाइसिव टॉक करेंगे, लेकिन वो बातचीत नहीं सफल हो पाई क्योंकि किसान अपनी डिमांड्स पर अड़े रहे। उनका यही कहना था कि वो किसी भी चीज पर नहीं मानेंगे एक्सेप्ट दैट यू रिपील द 3 फार्म लॉज और जो एमएसपी की गारंटी बिल की बात हो रही है वो किया जाए। तो किसानों का ये कहना है, जितने भी किसान जो लीडर्स हैं उनका ये कहना है कि अब वो आंदोलन और तेज करेंगे। आज एक ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात थी, लेकिन दिल्ली में मौसम बहुत खराब था, ओले पड़े थे, सर्दी बढ़ गई है, उसकी वजह से इस ट्रैक्टर मार्च को अब कल निकाला जाएगा। और बताया जा रहा है कि सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सब जगह से किसान इस बड़ी ट्रैक्टर मार्च को निकालेंगे। इसके अलावा जो 26 जनवरी की परेड है उसमें एक किसान परेड की भी बात हो रही है। अलग अलग जगह से जो किसानों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं और ठिठुरती हुई ठंड में किसान आज भी ओले बारिश इसके बीच में बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको यही लगता है कि अगर आज वो पीछे हट गए तो उनका वजूद खत्म हो जाएगा, उनका भविष्य अधर में लटक जाएगा। और उनके यही कारण है कि उनके परिवारों से उनकी महिलाएं, उनके बच्चे सब बॉर्डर्स पर मौजूद हैं और उन्होंने कहा है कि चाहे ओले पड़े चाहे बारिश हो, लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे। तो 11 जनवरी को अब अगली सुनवाई होगी और सरकार से जो बातचीत होनी है अब उसको देखना होगा कि उस पे जो बीच का रास्ता है सरकार निकाल पाती है या नहीं निकाल पाती। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। और आज के एजेंडा की 3 स्टोरीज में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। और चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूं कि अगर गूगल प्ले स्टोर से आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।